हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज इमर्सल का जो इमर्सल बोर्ड सीरीज है उसका क्लास 12 फिजिक्स का आज हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम जेके बोर्ड्स में देखें कितने मार्क्स हैं तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो मार्क्स हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारे पास बेटा ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेटा बोर्ड में 9 मार्क्स हैं और करंट के 7 मार्क्स हैं। बेटा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि करंट में 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें 3 नंबर वाला क्वेश्चन एक आता है, 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आता है, तो हो गए 5 और 2 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो 5 मार्कर इसमें से बहुत रेयरली आता है। चलिए बेटा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक एक करके, जितना भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आपको फर्दर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आपको फर्दर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें 5 मार्क्स का जो आ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, 3 मार्कर का भी डिस्कस करेंगे, बेटा 1 मार्कर वाला जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफाइन करंट, व्हाट्स द नेचर ऑफ करंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो बेटा सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं करंट क्या होता है। देखिए हमें पता है जब हमारे पास चार्ज कैरियर्स होंगे, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, हमारे पास आयंस होंगे, जैसे कि सॉल्यूशन में हमारे पास आयंस होते हैं, दे आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। जब ये मूवमेंट करते हैं, जब ये मोशन करते हैं, सो मोशन ऑफ करंट कैरियर्स कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। बेटा जब हमारे पास चार्ज कैरियर्स होंगे और चार्ज कैरियर्स जब मोशन करेंगे, जब चार्ज कैरियर्स मूवमेंट करेंगे, जब चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा, तो हम यहां फ्लो भी लिख सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट, या दैट इज कॉल्ड करंट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास आयंस हैं, तो जब इनका मोशन होगा, जब इनका फ्लो होगा, तो हम कहेंगे कि वहां पे करंट बना। ठीक, पहली बात तो ये बेटा ये बात याद रखना कि चार्ज कैरियर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। बेटा चार्ज कैरियर्स मेटालिक कंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। बेटा अगर सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पे हमारे पास आयंस होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आयंस होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे करंट बनती है। जैसे हम सेल्स में अगर देखें तो वहां पे करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है बिकॉज ऑफ द आयंस। ठीक, सो दिस इज आवर करंट। बेटा हमें पता है कि मैथमेटिकली हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं। बेटा करंट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो करंट को हम मैथमेटिकली कैसे बेटा डिफाइन करते हैं? करंट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कितना चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो करेगा, दैट बिकम्स आवर करंट। बेटा अगर हमारे पास यहां पे ये एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंडक्टर है, और मुझे इस कंडक्टर में इन 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज करंट निकालनी हो, तो बेटा एवरेज करंट विल बी इक्वल टू चेंज इन चार्ज पर यूनिट, हाउ मच चार्ज इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और अगर मुझे किसी पॉइंट पे करंट निकालनी है बेटा, फॉर एग्जांपल मुझे यहां करंट निकालनी है एट अ सर्टेन इंस्टेंट, तो बेटा इंस्टेंटेनियस करंट जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू बेटा जी डी क्यू अपॉन डी टी। दिस विल बी अवर इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, सो करंट जो है बेटा एवरेज करंट भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस मींस करंट एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड एवरेज मीन्स व्हाट इज द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ठीक, तो ये है हमारे पास बेटा करंट की कुछ छोटी मोटी बात। अब यहां से हम ये बता सकते हैं कि अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, करंट के एसआई यूनिट की, तो बेटा करंट का एसआई यूनिट क्या है? ये है चार्ज पर यूनिट टाइम, सो इट इज कूलम पर सेकंड, so it is coulomb second inverse, which you know what we call as, so beta this is what we call as ampere. So the SI unit of current is what? Ampere. तो बेटा जो SI यूनिट है करंट का वो क्या है बेटा जी? एम्पियर। ठीक, चलिए अब हम आते हैं यहां पे पॉइंट नंबर 5, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट का डायरेक्शन क्या है। बेटा देखिए क्या मसला है, बेसिकली हम मेटालिक कंडक्टर्स की जब बात करते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में जो आयंस पॉजिटिव चार्ज कर्नल, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है बेटा, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो तो बंद होता है। अब मोशन कौन करता है? फ्लो कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है, मतलब बेसिकली तो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। सो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या लेते हैं बेटा? सो देयर आर एक्चुअल, बेसिकली पहला डायरेक्शन ऑफ करंट इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। नो व्हाट इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट? बेटा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बेटा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, तो दैट बिकम्स, सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहा है, सो बेटा दिस बिकम्स आवर एक्चुअल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा डायरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन। बेटा कोई चीज ना कन्वेंशनली सेट हुई होती है, वो बाई कन्वेंशन हम मानते हैं कि हाँ ऐसा हम लेते हैं बाई कन्वेंशन, मतलब इसका कोई एज सच पीछे जो है कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा नहीं, बस हमने ये कन्वेंशन माना हुआ है कि अगर हमारे पास यहां पे प्रोटॉन जा रहा है बेटा ए टू बी, देखिए यहां पे अगर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव जा रहा है ए टू बी, अगर प्रोटॉन जा रहा है ए टू बी, तो बेटा इसको हम मानते हैं क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल एज करंट कन्वेंशनल। और बेटा हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल मतलब हमें यूज कौन सी करनी है, यानी आंसर हमें किस फॉर्म में देना है, बेटा वी हैव टू गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ करंट, वन इज एक्चुअल एंड अदर इज कन्वेंशनल। बेसिकली है तो ये, बट हम बाई कन्वेंशन हमने क्या इतने सालों से हम क्या चलाते आ रहे हैं कि जहां से प्रोटॉन जाएगा दैट इज अवर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज कन्वेंशनल डायरेक्शन। देखिए मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा। सपोज आपको बोला जा रहा है कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, और बेटा आपको बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ए से बी तक। बेटा अगर आपको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ए से बी तक, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है हम करंट लेंगे, तो बेटा हम कन्वेंशनल डायरेक्शन को मानते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करके बेटा आपको बोला जाता है दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और हमारा प्रोटॉन जा रहा है कहां से कहां, एक्स से लेके वाई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो बेसिकली वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं बेटा, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। या हम लेते हैं मोशन ऑफ प्रोटॉन या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो जहां से प्रोटॉन हमारे पास मूव करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके अपोजिट हम लेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। वी विल हैव टू यूज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हमने स्टेट करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट, बट इन रियलिटी वी नो कि वहां पे हमारे पास बेटा दो डायरेक्शंस है। ठीक है, सो दिस इज अवर करंट। अब यहां पे बेटा हम समझते हैं इसका नेचर क्या है। देखिए बेटा हमारे पास जो करंट है, करंट अगर एक वायर में फ्लो कर रहा है बेटा, अगर करंट वायर में फ्लो कर रहा है तो करंट का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है बेटा, अगर करंट वायर में फ्लो कर रहा है इसका बेटा डायरेक्शन है, जो कि हमने अभी बता दिया। सो करंट हैज बोथ, करंट हैज मैग्नीट्यूड, करंट हैज डायरेक्शन। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, बट स्टिल जो करंट है बेटा, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। बेटा करंट स्टिल क्या है बेटा, करंट इज स्टिल स्केलर क्वांटिटी। बिसाइड्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज स्टिल ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई, एक रीजन समझते हैं कि क्या मसला है इसका बेटा। देखिए सपोज करके ये मैं ब्रांच बना रहा हूं और इस ब्रांच में मैं करंट ले रहा हूं 5 एंपियर, इस ब्रांच में मैं करंट ले रहा हूं 10 एंपियर। बेटा मेरे को बताइए इस ब्रांच में से कितना करंट जाएगा। अगर यहां 5 आ रहा है, यहां 10 आ रहा है, तो बेटा मेरे को बताइए इस ब्रांच में से कितना करंट आएगा। बेटा क्या इस ब्रांच में से करंट आएगा 15 एंपियर। यहां से 5 आ रहा है, यहां से 10 आ रहा है, तो इस ब्रांच में से 15 एंपियर का करंट जाएगा। बेटा क्या आपने कोई वेक्टर रूल यूज किया? क्या आपने इन दोनों को सम करने के लिए कोई वेक्टर रूल यूज किया? नहीं, आपने तो सिंपल स्केलर एडिशन किया। आपने सिंपली इसको और इसको स्केलर सम कर दिया, 15 आंसर आया। You did not apply triangle law of vector addition. We did not apply parallelogram law of vector addition. We simply did a scalar addition and we could calculate the current through this particular branch. So that means current is a quantity which has a magnitude, current is a quantity which has a direction, but it does not obey vector laws. And beta it does not obey vector laws. Beta ये vector laws को obey नहीं करती है. And for your information, or you might be knowing this thing, that कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ओबे नहीं करती है, उसके पास चाहे मैग्नीट्यूड हो, उसके पास चाहे डायरेक्शन हो, इट इज स्टिल बेटा ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्टिल जो है इट विल रिमेन एज अ स्केलर क्वांटिटी बिसाइड्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो दिस कंप्लीट्स आवर करंट क्वेश्चन नंबर 1।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। तो देखिए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज मैक्सिमम टाइम्स आस्क्ड इन जेके बोर्ड फ्रॉम व्हाट वी कॉल इन जेके बोर्ड में तो मैक्सिमम टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है। लेट अस डिस्कस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए बेटा हमारे पास जब एक कंडक्टर होता है, एक मेटालिक कंडक्टर होता है बेटा, उस मेटालिक कंडक्टर में हमारे पास 10 पावर 27 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में हमारे पास 10 पावर 27 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड सपोज मेरे पास ये वायर है, लेट्स एज्यूम दैट दिस इज अ कंडक्टर। ओके, मैंने यहां पे इसको बैटरी अप्लाई नहीं की, इलेक्ट्रॉन्स अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर है रूम टेम्परेचर पे दे आर थर्मली एजिटेटेड। थर्मली एजिटेटेड मींस कि बेटा इनके पास एक एनर्जी आती है, जिस थर्मल एनर्जी होती है, जिस थर्मल एनर्जी की वजह से बेटा ये क्या करते हैं, ये कंडक्टर के अंदर मोशन करते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू नहीं चाहिए यहां पे, हमें वैल्यू नहीं चाहिए कि इनकी वेलोसिटी इस टाइम पे क्या होती है। लेकिन तो देखिए क्या होता है, सपोज ये हमारे पास बेटा यहां पे कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बेटा व्हाट, ये जो हमारे पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास दे आर मूविंग रैंडमली इन द कंडक्टर। बेटा दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन द कंडक्टर। इनके पास कोई वेल एस्टैब्लिश्ड डायरेक्शन नहीं है, दे डू नॉट हैव अ सर्टेन वेल एस्टैब्लिश्ड डायरेक्शन। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब टीचर क्लास में नहीं होता है, बच्चे होते हैं वहां पे, वो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मुक्का मार रहे होते हैं, आधे फोन चला रहे होते हैं, आधे कुछ और कर रहे होते हैं, आधे अपनी जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं लाइफ। ठीक है ना, तो मोशन जो है वो बड़ा रैंडम होता है, किसी का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। जबकि फिर जब टीचर आता है, सबके सब बच्चे अलाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उनकी नजर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहती है। तो सेम यहां पे व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल बैटरी, तो अंदर के जितने भी हमारे पास थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग रैंडमली अलोंग एवरी डायरेक्शन। बेटा ये रैंडमली आगे पीछे मूव कर रहे हैं। एंड इफ वी टेक एनी क्रॉस सेक्शन, अगर मैं बेटा यहां पे कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लूं इस कंडक्टर का, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू बाहर जा रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहे होंगे। मतलब जो इनकी थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी, उसका सम कितना होगा बेटा, 0. Why? Because if I take any cross section of conductor, the number of electrons entering that cross section will be equal to number of electrons leaving that cross section. ये velocities being equal and opposite cancel out हो जाएंगी, तो average thermal velocity हमारे पास 0 होगी। And this thermal velocity is not able to generate the current. So U1 vector, which is पहले वाले इलेक्ट्रॉन का thermal velocity प्लस दूसरे वाले का thermal velocity प्लस so on up to U times n, यानी nth इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। बेटा एवरेज थर्मल वेलोसिटी विल बी 0, ये बात आप दिमाग में रखिए। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 1, नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 2। देखिए क्या होता है बेटा, नाउ दिस इज कंडक्टर। ये बेटा हमारे पास यहां पे क्या है, कंडक्टर। अब हमने क्या किया बेटा, हमने इसको एक एक्सटर्नल बैटरी यहां पे कनेक्ट कर दी, हमने यहां पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल यहां पे कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल V। कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, L। जब हमने इसको पॉजिटिव के साथ ज्वाइन किया, मतलब ये वाला कंसिडरिंग देयर इज नो लॉस इन द वायर, सो दिस विल बी आवर पॉजिटिव एंड एंड दिस विल बी आवर नेगेटिव एंड। ठीक, ये कंडक्टर है। अब हमने क्या किया, हमने कंडक्टर को एक बैटरी के साथ ज्वाइन किया। ये बिल्कुल आप इसको एनालॉगस इसके साथ कर सकते हो कि जब बच्चे स्टूडेंट के बगैर होते, जब टीचर के बगैर बच्चे क्लास में होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन जो ही टीचर आता है आपको पता है कि सारे बच्चों का अलाइनमेंट बोर्ड की तरफ हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस बट सॉरी सो बेटा लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि अब
कंडक्टर के अंदर बेटा क्या होगा? लेट अस सी व्हाट विल हैपन विद इन द कंडक्टर. सी दिस इज अ कंडक्टर, देयर आर पॉजिटिवली चार्जड कर्नल्स. बेटा यहां पे पॉजिटिवली चार्जड कर्नल्स है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. यहां पे फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्जड बिकॉज इट्स अ कंडक्टर. It has electrons and it has protons as well, which are fixed. These positively charged kernels are fixed. Okay, see what happens. देखिए बेटा क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूंगा. बेटा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया, दिस इज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव इसको रिपल्शन हुआ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल. यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इधर की डायरेक्शन में. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इस इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा और बेटा ये गया यहां पे. सो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिला, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इस नेगेटिव से बीइंग नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 रिपेल करेंगे. इलेक्ट्रॉन ने भागना शुरू कर दिया. तो जो ही इलेक्ट्रॉन ने भागना शुरू कर दिया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन भागा, सामने इसको क्या मिला? इसको मिला सामने फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्जड कर्नल. सो इलेक्ट्रॉन आया और इससे क्या किया? इससे इसके साथ कोलाइड किया. बिकॉज इट हैज अ वेरी ह्यूज वेलोसिटी, इस इलेक्ट्रॉन की यहां पे बिकॉज ऑफ दिस फील्ड इट हैज अ वेलोसिटी. तो क्या होता है, ये यहां से आता है, इसको हेड ऑन कोलिजन करता है. और बेटा जो ही इसको ये हेड ऑन कोलिजन करता है, ये क्या करता है? दिस बीइंग हैवियर, ये इसको यहां से डिफ्लेक्ट कर देता है, इसका पाथ इधर. ये आया वहां से, जब ये वहां से आया, इसके साथ इसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके इसने पाथ डिफ्लेक्ट कर दिया इसका यहां की तरफ. तो इलेक्ट्रॉन गया यहां, अब इलेक्ट्रॉन पहुंचा बेटा यहां, इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया, बेटा इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां. अभी इसको कुछ नहीं मिल रहा है, इट इज फ्रीली मूविंग, चल रहा है आगे आगे बिकॉज ऑफ द फील्ड. इसको फोर्स मिला, आगे गया. यूं ही ये यहां पहुंचा, इसने फिर पॉजिटिवली चार्जड कर्नल को बेटा हेड ऑन कोलिजन किया. हेड ऑन कोलिजन किया बेटा, इसने इसका पाथ क्या कर दिया? इसने इसका पाथ फिर चेंज किया, ये पहुंचा यहां. तो बेटा इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां और यहां से ये पहुंचा यहां. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन reaches from, this is the motion of, this is how electron goes from negative side to positive side. It undergoes successive collisions with the positively charged kernels. और उन्हीं के साथ वो उसका पार्ट डिवेट करके फिर आगे जाता है, फिर पार्ट डिवेट करके फिर आगे जाता है, फिर पार्ट डिवेट करके फिर आगे जाता है और ये यहां पे पहुंच जाता है. तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां पे. नाउ सी द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम negative terminal या negative side of conductor to positive side of conductor under the applied potential difference is called average velocity. Beta, what is average velocity? Average velocity is, what is drift velocity? So drift velocity is the average velocity with which electron travels from negative side of a conductor to positive side of a conductor under the effect of applied potential. Under the effect of applied potential. मैं फिर एक बार बोलूंगा, what is drift velocity? Sir, it is an average velocity with which electron travels from negative side to positive side of a conductor under the effect of applied potential. That is called drift velocity. That is called drift velocity. देखिए बेटा क्या होता है, एक तो इसमें जब ये अब हम इसके मैथ पे आते हैं बेटा. तो आप देखिए सबसे पहली बात, सपोज मैं पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन पहले वाली की, तो उसकी वेलोसिटी मैं लूंगा v1. एक तो उस इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी होगी, वो तो डेफिनेटली होगी उसके पास थर्मल वेलोसिटी. सो एक इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी होगी बेटा u1, वो तो है ही है उसके पास. उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे एक और, बिकॉज जब ये यहां से यहां गया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा मतलब इस पे फोर्स लगा, फोर्स लगा तो मतलब ये एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ मतलब इसके पास वहां पे एक वेरिएबल वेलोसिटी है. तो इसके जब ये हमने इसको यहां पे एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी बेटा, इसको एक एडिशनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलता है, एंड दैट एडिशनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय a tau1. दिस इज कॉल्ड टाउ. जैसे आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस at. इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हो जाती है वो होती है u1 विच इज थर्मल वेलोसिटी प्लस अनदर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच कम्स बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज v1. तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा सर? दूसरे इलेक्ट्रॉन का होगा v2. किसके बराबर सर? u2 प्लस a टाइम्स tau2. सॉरी, टाउ इज टाइम, तो इसको वेक्टर नहीं रखते हैं, ठीक है, a को वेक्टर रखना पड़ेगा, ठीक है. ये है हमारे पास वेक्टर. सो v2 बिकम्स इक्वल टू u2 प्लस a टाइम्स tau2. बेटा इसी तरह तीसरे का क्या बनेगा? v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाइम्स tau3. इसी तरह सो ऑन. बोलिए बेटा nth का क्या होगा सर? nth का होगा un प्लस a टाइम्स tau n. दिस विल बी द, हमारे पास क्या कहते हैं इसको, ये होगा हमारे पास अलग अलग
इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी, इन्हीं सब का एवरेज इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या मैं यहां पे स्टेप नंबर 3 लिखूं फिर? सर वी एवरेज जो हमारे पास होगा वही होगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं इसको अभी स्केलर फॉर्म में लिख लेता हूं। सो इट विल बी v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाई n। इन्हीं सब वेलोसिटीज का जो एवरेज है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 के बदले क्या लिखें? u1 प्लस a टाइम्स टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाइम्स टाउ 2। इसी तरह तीसरे वाले का क्या लिखें बेटा? प्लस u3 प्लस a टाइम्स टाउ 3 प्लस सो ऑन। बेटा लास्ट में क्या लिख दें हम? un प्लस a टाइम्स टाउ n। बेटा डिवाइडेड बाय करेंगे इसको हम n। इन्हीं सब वेलोसिटीज का एवरेज। बेटा u वाली टर्म्स को अलग लिखिए, तो ऐसे लिखूं मैं, सो vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन अप टू un अपॉन n प्लस a को बेटा कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन अप टू टाउ टाइम्स n डिवाइडेड बाई n। बेटा व्हाट इज दिस? एवरेज थर्मल वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी इन अ कंडक्टर? फ्रॉम स्टेप नंबर 1 हमने तो ये बोला है दिस इज जीरो। सो बेटा दिस इज जीरो। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाइम्स टाउ एवरेज। बेटा इन सारे टाइम्स का जो हमारे पास एवरेज, ये तो एवरेज है ना, एवरेज टाइम। सो मैं आपको भी इसको बताऊंगा, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। So it becomes 0 plus a times tau average. So drift velocity comes out to be equivalent to a times tau average. ठीक है, चल यहां तक तो हो गया। अब आप मेरे को बताइए, क्या हमें पता है कि फोर्स F जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? बेटा क्या हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो होता है Q टाइम्स E, फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। So force will become equal to Q times E, which will be equivalent to M times A. तो बेटा क्या मैं यहां पे लिखूं इसके बदले इलेक्ट्रॉन, तो माइनस E that is the charge of electron into E becomes equivalent to M times A. So what will be A equal to minus E times E divided by M. बेटा this is the acceleration of the electron when there is an applied electric field, when there is an external electric field, this is the acceleration. तो हमने तो अभी बोला कि v drift is equivalent to 2, so drift velocity होता है बेटा a times tau, so drift velocity comes out to be minus e divided by m multiplied by tau. बेटा this is our drift velocity। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो this is v drift is equal to minus e times, यहां पे लिखेंगे e divided by m multiplied by tau। Please बेटा keep this thing in mind। What does this negative denote? बेटा this negative denotes कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इलेक्ट्रॉन तो यहां आ रहा है, तो बेटा this will be the direction of drift velocity। तो बेटा this is drift velocity, this is direction of electric field, this is your drift velocity। So field and drift velocity are opposite to each other, that is why this negative is there। So this is your expression for drift velocity। तो अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम और एनालाइज करेंगे, drift velocity depends on tau and tau depends on temperature, जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। So इसका मतलब drift velocity does depend on temperature and drift velocity is equal to E divided by m multiplied by tau। बेटा दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, पूरा कंसेप्ट समझा दिया, तो ये है हमारे पास। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बेटा अब आप मेरी बात सुनो, देखो होता क्या है, एक मिनट प्लीज यहां पे थोड़ा ध्यान रखिए। बेटा यहां पे एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर ट्रेवल करता है, आपको ये दिख रहा होगा इट इज ट्रेवलिंग वेरी स्लोली, यहां पे अंदर कोलिजन्स हो रहे हैं, ये बहुत स्लोली यहां पहुंचता है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इन सब इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है मोशन की। सो इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। थर्मल वेलोसिटी इज नॉट एबल टू जनरेट द करंट, विद इन अ कंडक्टर इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज एबल टू जनरेट द करंट। ठीक, पहली बात तो ये। और बेटा ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है, बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो अप्रोक्सीमेट ऑर्डर होता है दैट इज 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी दिस इज द वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन को अंदर होती है वहां पे कंडक्टर में। इट इज द वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। और बेटा ये जो टाउ है इट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखो क्या मतलब है इसका,
बेटा यहां देखो, यहां जब इसने कोलिजन किया, फिर ये यहां निकला, फिर ये यहां गया, इन दोनों इंटर कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इन्हीं सब रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज है दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जिस टाइम पे ये रिलैक्स कर रहा होता है, जिस टाइम पे ये अभी कोलिजन करके फिर चल रहा होता है ना दूसरे कोलिजन तक, वो जो हमारे पास वो पाथ आएगा दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, और ये जो टाइम आएगा इसको हम कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं हम इसको बेटा? तो एवरेज में इन्हीं सब सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का जो ऑर्डर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -14 seconds। एज यू कैन सी इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज वेरी स्मॉल, दैट इज 10 to the power -14। ओके बेटा, लेट्स नाउ डिस्कस अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? सी, सपोज करके ये बेटा हमारे पास यहां पे एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास यहां पे एक कंडक्टर है। हमने इस कंडक्टर को बेटा यहां पे पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी। तो बेटा ये हमने एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी। बेटा इसका जो लेंथ है दैट इज L। लेट अस कंसिडर कि ये जो कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, ठीक। ओके, हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट कर दी तो बेटा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और आपको पता है कि अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा VD इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक। ओके, सी अब क्या होगा यहां पे? लेट अस अज्यूम दैट इट कंटेन्स n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस अज्यूम इट कंटेन्स n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज द पहला स्टेप, व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर? सी टोटल चार्ज प्रेजेंट या टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। देखिए बेटा, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। सी बेटा, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका अच्छा खासा एरिया है, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका अच्छा खासा लेंथ है। इसका मतलब हमारे पास जो कंडक्टर है उसका एरिया भी है, लेंथ भी है, मतलब उस कंडक्टर का वॉल्यूम है। और उस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है बेटा? तो हम यहां पे साइड में मैं लिखूंगा कि ये जो कंडक्टर का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई L। दिस इज द वॉल्यूम। हमने क्या माना? हमने माना कि अगर मेरे को निकालना है व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर, तो टोटल मुझे बेसिकली निकालना है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्यूम। अगर मुझे टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर निकालना है तो बेसिकली मेरे को निकालना है इस पूरे वॉल्यूम में कितना टोटल चार्ज है। तो यह भी तो मैं लिख सकता हूं, और टोटल चार्ज विद इन द वॉल्यूम, और टोटल चार्ज विद इन द वॉल्यूम will be equivalent to total charge within the volume will be equivalent to, बेटा क्या हमें ये चीज पता है कि Q चार्ज इज इक्वल टू N टाइम्स E, लेकिन क्या मैं यहां पे लिख दूं कि टोटल चार्ज Q टोटल विल बी इक्वल टू N टाइम्स E मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, क्योंकि बिकॉज these many number of electrons are present within the volume of a conductor। सो मुझे इसको मल्टीपल करना पड़ेगा वॉल्यूम से। वॉल्यूम किसके बराबर है? A टाइम्स L। सो द टोटल चार्ज इज इक्वल टू NaL इंटू E। दिस इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द वॉल्यूम इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, यानी विद इन द कंडक्टर। दिस इज द टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट। हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बेटा, क्या हमें यह चीज पता है कि करंट जो है दैट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो क्या हम लिखेंगे, यानी टोटल करंट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज विच इज NaLE डिवाइडेड बाई बेटा टाइम। चलिए अब टाइम देखते हैं। क्या हमें बेटा ये चीज पता है कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बेटा टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? L। किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? VD। तो क्या मैं लिखूं यहां टाइम के बदले बेटा, क्या डिस्टेंस के बदले लिखता हूं L, और स्पीड के बदले लिखता हूं बेटा VD। L और L कैंसिल होगा, तो I आएगा हमारे पास NeAVD। बेटा दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I is equal to NeAVD। What is N? N is the number of free electrons per meter cube. E, that's a charge of electron. A, that is the area of conductor. VD is the drift velocity. VD is
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सी, एक पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर देखिए बेटा n कांस्टेंट होता है, E कांस्टेंट होता है, A कांस्टेंट होता है, सो करंट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको वही बात अभी समझाई। बेसिकली थर्मल वेलोसिटी इज नॉट एबल टू जनरेट द करंट, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज एबल टू गिव a well defined direction to the electrons, and it is because of the drift velocity कि हमारे पास वहां पे करंट बनती है कंडक्टर में। बेटा दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I is equal to NeAVD। ठीक, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि n जो हमारे पास होता है, इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। E charge of electron, A area of cross section of the conductor, VD is the drift velocity। and बेटा यहां पे मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बता दूं, वो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा दिस इज न्यूमेरिकल्स में जो मैंने आपको बोला कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका इक्वेशन, या तो बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है जिसमें आपने या तो करंट निकालनी होती है या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी होती है। मतलब आपको n दिया जाएगा, सपोज आपको n दिया गया है 10 to the power 27 पर मीटर क्यूब। बेटा आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया जाएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग जस्ट फॉर एजम्पशन कि आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा 1 मीटर स्क्वायर। आपको बोला गया है कि सर्किट में करंट जो चल रही है दैट कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। तो बताइए जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो बेटा यहां से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे, I is equal to NeAVD। हां, एक चीज आप याद रखना, बिकॉज बेसिकली वी आर डीलिंग विद द वायर्स, बेसिकली इन रियलिटी वी आर डीलिंग विद वायर्स। और आपने वायर तो देखी होगी ना, वायर का जो डायमीटर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, दैट इज वेरी स्मॉल। इसीलिए प्रैक्टिकलिटी में ये होता है mm स्क्वायर में। सो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो ये mm स्क्वायर में होता है बेटा, या तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। आपको वो कन्वर्जन आता होगा कि आपको अगर एरिया दिया गया हो mm स्क्वायर में, अगर आपको एरिया दिया हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप मल्टीपल करेंगे 10 पावर -4। अगर mm स्क्वायर होगा आप मल्टीपल करेंगे 10 पावर -6। बाकी से ठीक। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। स्टेट ओम्स लॉ एंड डिराइव इट मैथमेटिकली। बेटा क्वेश्चन है कि आप बताइए ओम्स लॉ क्या है और इसको डिराइव कीजिए बेटा आप मैथमेटिकली कि ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन है क्या। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, तो मैं आपको सबसे पहले बेटा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट समझाता हूं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बेटा यह है कि अगर हमारे पास यहां पे बेटा एक कंडक्टर है, ये हमारे पास यहां पे एक कंडक्टर है, और हमने इस कंडक्टर को बेटा क्या किया, हमने इस कंडक्टर को यहां पे कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ। ठीक है बेटा, दिस इज एक्सटर्नल बैटरी। और बेटा ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव और बेटा दिस इज नेगेटिव। ठीक बेटा, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा ऐसे, यहां से जाएगा ऐसे, यहां से जाएगा ऐसे, यहां से जाएगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहां। ओम्स लॉ कहता है बेटा दिस इज V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, सारी डायरेक्शन मैंने बना दी। चल देखते हैं अब क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, हम उस कंडक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, डेंसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। सो वी आर कीपिंग दीज फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट। सो हम इस टेम्परेचर में, हम इस कंडक्टर में टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, डेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। समझ लेना, मैं यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कीपिंग फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी कांस्टेंट, देन फिर क्या होगा, देन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to
then current flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied across ends of conductor. Potential difference applied across ends of conductor. Applied across ends of conductor. ठीक है बेटा, ये है क्या अगर हम फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी को कांस्टेंट रखे, फिर जो करंट फ्लो होगा वायर में, कंडक्टर में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर. सो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा? हम इसको लिखते हैं, इसी को फिर हम आगे लिखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. यहां पे एक थोड़ी एम्बिग्यूटी है जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगा. देखिए, हमने लिखा क्या बेटा? हमने लिखा फिजिकल क्वांटिटीज, इनको कांस्टेंट रख के करंट. मैंने यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा, मैंने लिखा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा यहां पे बच्चों से गलती होती है कि बच्चे लिखते हैं इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. और बेटा वो स्टेटमेंट आपका वहीं और वहीं पे क्रॉस कर दिया जाता है. अगर आप यहां लिखेंगे इट इज द potential difference through the conductor which is directly proportional to current flowing through the conductor, that's a wrong statement. But a correct statement is it is current which is directly proportional to potential difference. Why? बेटा सपोज करके लिए मैं आपको ये समझाता हूं ऐसा क्यों. सपोज घर में लाइट चली गई, हम क्या काम ऑन करते हैं? हम इन्वर्टर ऑन करते हैं. इन्वर्टर मतलब हम बैटरी को अब लाते हैं सर्किट में. अभी तक बैटरी नहीं थी, अभी तक एक्सटर्नल सप्लाई थी. अब हमने क्या किया बेटा? हमने क्या किया? लाइट चली गई. अब सर्किट में नया कौन सा डिवाइस ऐड हुआ बेटा? इन्वर्टर किसके साथ कनेक्टेड होता है? बैटरी के साथ. बैटरी में क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज एबल टू जनरेट करंट, और हमें लाइट मिलती है. सो बेसिकली बैटरी है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, करंट बनती है. यानी इट इज द करंट विच इज डिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिपेंडेंट ऑन करंट. बेटा करंट पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है, पोटेंशियल करंट पे डिपेंडेंट नहीं है. और आपको क्लास 11th में सिखाया गया होगा पहले लेक्चर में, हाउ डू वी राइट इक्वेशंस इन फिजिक्स. वी डू नॉट राइट एस इज इक्वल टू यूटी, हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर. क्या आपने कभी देखा है किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर इज इक्वल टू एस? हैव यू एवर सीन दिस? नो. व्हाई? क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में एक कन्वेंशन है लिखने का इक्वेशन को. दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन. और बेटा फिजिक्स का कन्वेंशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी डिपेंडेंट ऑन राइट हैंड साइड. तो यहां तो आप ये बोल रहे हैं कि टाइम डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे, और यहां पे आप बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है टाइम पे. सही कौन है? ये गलत. टाइम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है. यहां क्या हम बोल रहे हैं? सर इट इज करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, विच मीन्स करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल. और यहां पे हमने क्या लिखा? पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन करंट. दीज आर फिजिकली टू डिफरेंट इक्वेशंस. V proportional to I proportional to V. These are physically two very different equations. Please keep this thing in mind. ठीक है. अच्छा, for the sake of, अगर मैं ये हटा दूं ये डिपेंडेंसी, तो ये डिपेंडेंसी हटा के क्या मैं इसको फिर क्या लिखता हूं? मैं इसको फिर लिखता हूं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू R टाइम्स I, where R is a constant of proportionality, and इसी को हम कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस. बेटा इस R को हम कहते हैं constant of proportionality, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. बेटा इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. इसमें हम आएंगे अभी, पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं. सो V is proportional to I, V is equal to R times I, where R is a constant of proportionality. So for a particular conductor, V by I is always constant. Please बेटा keep this thing in mind कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए विच इज अंडर कंसिडरेशन, उसका पोटेंशियल बाय करंट जो हमेशा होता है बेटा वो क्या होता है? कांस्टेंट. और वो कांस्टेंट कितना होता है बेटा? हमारे पास R, विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सी, अब हम इसको थोड़ा डिराइव करेंगे बेटा. इसको हम एक बार डिराइव करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें रिलेशन. ओके सी, तो वी आई का हम रिलेशन निकालेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा हमें. बेटा देखिए, क्या हमने अभी अभी पढ़ा
कि I जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू NEAVD। और बेटा क्या हमने पहली वाली स्लाइड में VD पढ़ा, VD कितना होता है E टाइम्स E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई टाउ बेटा इन मैग्नीट्यूड। देखिए पहली स्लाइड में हमने तो निकाला ये, देखिए ये हमने निकाला E टाइम्स कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। दिस इज हमारे पास क्या बेटा, दिस इज हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसको सबस्टिट्यूट कीजिए यहां पे, बोले क्या बनेगा बेटा, तो क्या मैं लिख दूं I comes out to be NEA, बोले बेटा VD के बदले क्या लिख दूं मैं E इंटू E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई टाउ। बेटा क्या बनेगा, सो I will come out to be N, that is N, E into E, that is E square, बेटा A into A, तो N E square A, क्या बचा फिर उसके बाद बचा मल्टीप्लाइड बाई E, यहां इसको डिवाइड बाई करते हैं M, और यहां बचा टाउ। सारे वैल्यूज आए, N आया, E स्क्वायर आया, A आया, E भी आया, टाउ भी आया, M भी आया। ठीक बेटा, क्या हमें ये चीज पड़ी हुई है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या E होता है, क्या हमने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो E इज इक्वल टू V बाई L, तो क्या मैं E के बदले लिखूं V बाई L, तो I किसके बराबर आएगा हमारे पास, सो I इज इक्वल टू N E स्क्वायर A V टाउ, N E स्क्वायर A V अपॉन टाउ डिवाइडेड बाई M टाइम्स L। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, सो विच मीन्स, तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, सो I बिकम्स इक्वल टू N टाइम्स E स्क्वायर A टाइम्स टाउ डिवाइडेड बाई M टाइम्स L, और यहां पे मैं लिख दूंगा बेटा V, क्या मैं लिख दूं यहां पे V। अच्छा बेटा इस I को मैं यहां लाऊंगा, ML को यहां लेके जाऊंगा, तो देखिए ML अपॉन N E स्क्वायर A टाइम्स टाउ इज इक्वल टू V अपॉन I, इज इक्वल टू V अपॉन I। अब देखिए M दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, N इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E charge of electron, A area of cross section, tau relaxation time. Since we are not changing any of the parameter, either temperature, density or volume, so this whole term will be constant. If this whole term will be constant, so what will be V by I? So beta V by I will be equivalent to constant, and what do we get? And we get V is directly proportional to I. तो ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि V और I आपस में प्रोपोर्शनल है, V और I जो है हमेशा कांस्टेंट है, और इसका इक्वेशन जो आया V बाय I का, वो आया ml अपॉन NE स्क्वायर A टाइम्स टाउ विच इज कांस्टेंट। सो हम तो पता है कि ये रेजिस्टेंस है, तो बेटा यहीं पे हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टाइम्स टाउ। बेटा दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो होता है ml अपॉन NE स्क्वायर A टाइम्स टाउ। ठीक बेटा, इसका ना एक और फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको साथ साथ में दिखाता हूं। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जिसको पढ़ना हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं आपको एक अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ दिखाऊंगा, प्लीज कीप दिस इन माइंड एज वेल। सो देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बेटा वो देखते हैं वो क्या है। सो देखिए अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, देखिए बेटा यहां पे देखिए बेटा क्या किया हमने, हमें पता है I इज इक्वल टू NEAVD। बेटा हमें यह भी पता है कि VD इज इक्वल टू E टाइम्स E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई टाउ। बेटा एक काम करें, VD को यहां ले तो I बनेगा इक्वल टू NEA। बोलिए बेटा VD के बदले क्या लिखें, E टाइम्स E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई टाउ। बेटा एरिया को यहां लेके जाओ, क्या बनेगा I अपॉन A इज इक्वल टू NE स्क्वायर, NE स्क्वायर A तो नीचे लिया, E इंटू E स्क्वायर हो गया, E डिवाइडेड बाई M टाइम्स टाउ। बेटा देखिए I by A, this is a term current per unit area. It is called current density. It is denoted by J. So यहां पे मैं बता दूं आपको कि current density एक term है which is equal to current flowing per unit area. ठीक, so current density I by A के बदले लिखता हूं मैं current density is equal to N, that is constant, charge of electron that is constant, mass that is constant, since temperature is also constant, तो ये बन जाएगा इनटू E। बेटा करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड दे हैव सेम डायरेक्शन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, J वेक्टर इज इक्वल टू दिस टाइम्स E वेक्टर,
This whole term is constant and this is called conductivity of a conductor. This is called conductivity of a conductor. So J becomes equivalent to sigma times E, where sigma is called conductivity of conductor. और यहां से हमें क्या मिला बेटा? यहां से हमें मिला J is equivalent to sigma times E, or for a conductor current density is directly proportional to electric field. This is another form of Ohm's law. कभी कभी आपसे पूछी जाती है कि Ohm's law का वेक्टर फॉर्म क्या है, तो Ohm's law को वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है. ठीक, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा. तो यहां पे हमारे पास Ohm's law जो है वो क्या होता है? कंप्लीट. अच्छे से इसको प्लीज समझ लेना, देख लेना कहां पे क्या हुआ. चलिए बेटा, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है. डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड राइट देयर यूनिट्स एज वेल. ठीक, ओके, ठीक है. छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स है. रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, दो मैं और ऐड करूंगा. चलो, रेजिस्टेंस भी मैं ऐड कर दूं, और बेटा यहीं पे मैं कंडक्टेंस भी ऐड कर दूं. ठीक है, यहीं पे मैं कंडक्टेंस भी बेटा ऐड कर दूं. ठीक, ये सारी टर्म. तो सबसे पहले बेटा हम आते हैं रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस क्या होता है. सी व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज, रेजिस्ट जैसे कि आपको पता है, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट. सर्किट में से करंट चलना चाहती है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, बट इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता है, उसको रेजिस्टेंस मिलती है. दिस रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल एज रेजिस्टेंस. द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को कितनी अपोजिशन मिलेगी? अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, बेटा इसी को हम कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. बेटा इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस. ठीक, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. और अगर मैं बेटा यहां पे आपको इसका कॉज बता दूं, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है मेटालिक कंडक्टर्स में, एक बार हम इस डायग्राम पे वापस जाते हैं. इस पर्टिकुलर डायग्राम पे हम वापस जाएंगे. ठीक है, ये जो हमने यहां पे डायग्राम एक बनाई थी उस पे हम वापस जाते हैं. यहां पे देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ये तो जा रहा है, इसको रोक कौन रहा है भाई? ये तो जा रहा था सीधे, इसको रोका किसने? रोका इसको इस पॉजिटिवली चार्जड कर्नल के साथ. जब इसने कोलिजन किया, इसको रेजिस्टेंस मिली. सो रेजिस्टेंस का जो कॉज है, इंट्रिंसिक कॉज है, दैट इज द कोलिजन्स विद द पॉजिटिवली चार्जड कर्नल्स. तो बेटा आप यहां पे इसको याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका कॉज है दैट इज क्या? दैट इज कोलिजन विद पॉजिटिवली चार्जड कर्नल्स. कोलिजन विद पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स. बेटा जब ये पॉजिटिवली चार्जड कर्नल्स के साथ कोलाइड करता है तो वहां पे इसको अपोजिशन मिलती है, इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस आती है. ठीक, उसके बाद हमने अभी भी देखा कि V by I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाइम्स टाउ. सी बेटा, M that is constant, N is constant, E is constant, tau is constant, so it means resistance R is equivalent to, बेटा यहां पे मैं इसको लिख देता हूं constant into, यहां पे मैं लिख देता हूं L upon A. Please keep this thing in mind. Resistance does not depend upon V and I. For a particular conductor, V by I is always constant. अगर V change होगा, I खुद में change लाएगा, but R constant रहेगा एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए. दिस रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर. यानी कंडक्टर का लेंथ क्या है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है. बेटा रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर है उसका लेंथ क्या है, बेटा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है. सो बेसिकली ये रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड दिस रेजिस्टेंस इज बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस बेटा कम. सो दिस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर. बेटा अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट क्या होगा सर? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I. सो V का क्या हो गया बेटा? वोल्ट.
करंट का क्या हो गया, एम्पियर, सो ये बना बेटा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड एज ओम, ठीक है। सो इट्स अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट्स कॉल्ड ओम, वही जो हमने लॉ पढ़ा उसी बंदे के नाम पे है, इज कॉल्ड ओम, ठीक। तो यहां तक हमारे पास हो गया सबसे पहले तो रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं यहीं पे दूसरी टर्म दैट इज रेजिस्टिविटी। बेटा अब रेजिस्टिविटी क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है। देखिए बेटा हमने अभी भी कहा कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, लेंथ बाई एरिया। बेटा हमने कहा कि दिस इज कांस्टेंट, बेटा दिस कांस्टेंट इज रो विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किसके बराबर होता है, सो इट इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज रेजिस्टिविटी। नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेटा रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, देखिए मैं आपको समझाता हूं एक छोटा सा डिफरेंस इनके बीच में क्या है। देखिए ये हमारे पास दो अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स हैं, सपोज दिस इज एल्यूमिनियम का कंडक्टर, सपोज दिस इज कॉपर का कंडक्टर। ये चलो पहले एक बात एज्यूम करते हैं, हाँ ठीक है। ये हमारे पास बेटा दोनों जो है कॉपर के कंडक्टर्स हैं, इनका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ये दोनों कॉपर है, इनका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन अलग अलग है, इसका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन अलग, इसका, तो इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस अलग होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। लेकिन बेटा रेजिस्टिविटी जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, since material is copper, it has a fixed resistivity. So resistivity is the property of the material of conductor, resistance is the property of material of conductor along with the geometrical dimensions, along with the geometrical dimensions। क्या अगर ये दोनों कॉपर नहीं है फिर तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ही अलग है, वो तो बिल्कुल अलग चीज है क्योंकि मटेरियल भी अलग है। बेटा प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल अलोंग विद द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। मतलब ये दोनों जो है इनका रेजिस्टिविटी सेम है, पर इनका रेजिस्टेंस सेम नहीं है बेटा, क्योंकि इनका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन अलग अलग है, इनका रेजिस्टेंस सेम नहीं है, दे हैव अ सेम रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का मटेरियल क्या है, और कंडक्टर का मटेरियल चाहे इतना सा हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इस रूम के जितना हो, रेजिस्टिविटी विल बी सेम बट रेजिस्टेंस विल नॉट बी सेम। इसके यूनिट की बात करते हैं बेटा, इसके यूनिट की बात करेंगे तो मैं लिखूंगा ऐसे, R इज इक्वल टू रो टाइम्स L अपॉन A, सो रो बिकम्स इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। व्हाट इज R? दैट इज ओम। व्हाट इज एरिया? सर दैट इज मीटर स्क्वायर। व्हाट इज लेंथ? दैट इज मीटर। कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा? ओम मीटर। तो इसका यूनिट हो गया ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया बेटा ओम मीटर। यहीं पे और दो टर्म्स की बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे हम? एक करेंगे हम कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन ऑफर्ड, कंडक्टेंस मींस हाउ इजीली करंट कैन फ्लो इन अ कंडक्टर। कंडक्टर्स के लिए कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो कंडक्टेंस क्या है? बेसिकली कंडक्टेंस इज नथिंग, इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कि कितनी आराम से एक सर्किट में करंट चल सकती है, दैट इज कंडक्टेंस। बेटा इसके यूनिट की बात करेंगे तो ओम इनवर्स कहेंगे, इस ओम इनवर्स को बेटा हम मो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंडक्टेंस। बेटा इसी तरह हमारे पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के जैसे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड विच इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम। बेटा दिस इज कंडक्टिविटी। तो इसका यूनिट क्या होगा? अगर ये होगा हमारे पास ओम मीटर तो ये तो उसका उल्टा होगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पे, प्लॉट इट्स वेरिएशन एंड प्लॉट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। देखिए रेजिस्टेंस तो हमने डिस्कस कर लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी हम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है उसको समझते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पे देखिए आप, सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारे पास यहां पे एक कंडक्टर है, ये हमारे पास बेटा यहां पे कंडक्टर है, ठीक है, ये यहां पे हमारे पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगी वो हमने कल बोला कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय
एन ई स्क्वायर ए टाइम्स टाउ। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेयर आर इज इक्वल टू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू हम इसको यहां पे लिखेंगे L बाई ए। बेटा दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक, देखिए पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं। हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, इंसुलेटर्स होते हैं हमारे पास, और सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन सीन, कि ये जो हमारे पास यहां पे ये कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर का इनिशियल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल Ti है और इसका टेम्परेचर बढ़ा के फिर हमने क्या कर दिया बेटा, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और इसका टेम्परेचर हमने कर दिया T फाइनल। बेटा अगर इसका इनिशियल रेजिस्टेंस था R इनिशियल और अगर इसका फाइनल रेजिस्टेंस है R फाइनल, बेटा एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस, बेटा ऐसा देखा गया चेंज इन रेजिस्टेंस R final minus R initial, change in resistance which is equal to R final minus R initial is directly proportional to R initial। बेटा एक तो ये देखा गया कि change in resistance R final minus R initial is directly proportional to initial resistance and it is also directly proportional to change in temperature T2 minus T1। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सो विच मींस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1। सो वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो विच मींस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, R final minus R initial is equivalent to, बेटा यहां पे हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय R initial into T2 minus T1, where alpha is a constant of proportionality and is called a temperature coefficient। और बेटा अल्फा किसके बराबर, बेटा अल्फा इज इक्वल टू R final minus R initial divided by R initial into T final minus T initial, which can be written as delta R, that is change in resistance divided by initial resistance into change in temperature delta T। This is your alpha। तो resistance is ohm, तो इसका जो SI यूनिट है बेटा that is Kelvin inverse, प्रैक्टिकल यूनिट इसका सेल्सियस इनवर्स लेते हैं तो हम इसका लेंगे यहां पे बेटा Kelvin इनवर्स इसका यूनिट है। So this alpha is बेटा called temperature coefficient। बेटा ये जो अल्फा है हमारे पास, इस अल्फा को हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो अल्फा है हमारे पास, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा को बेटा हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, और इसका वैल्यू हमें बताता है कि हाउ मच इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। इसका वैल्यू और इसका साइन हमें बताता है कि वेरिएशन रेजिस्टेंस का क्या है टेम्परेचर के साथ अलग अलग मटेरियल्स के लिए। तो बेटा देखिए अब हम यहां पे तीन चीजें करेंगे, एक तो हम कंडक्टर्स के लिए करेंगे, दूसरा हम इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए करेंगे। पहला कंडक्टर्स के लिए बेटा, उसके बाद इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए भी हम बना देंगे, और बेटा एक हम बनाएंगे किसके लिए बेटा, एलॉयज के लिए। ठीक, तो हम तीनों के लिए टेम्परेचर का वेरिएशन समझते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहां पे इक्वेशन जो हमने लिखा हुआ है। ठीक, चलिए बेटा अब कंडक्टर्स के केस में देखते हैं। देखिए अगर मैं कंडक्टर्स के केस में बेटा टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, समझ लेना प्लीज, बात को समझ लेना बेटा, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को मैंने कंडक्टर के अंदर बढ़ाया, इसका मतलब जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो बड़ी तेजी से भागेंगे। बेटा अगर वो तेजी से भागेंगे, अच्छा रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला यहां लिख के रखते हैं कि रेजिस्टेंस आर किसके बराबर है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाइम्स टाउ।
देखिए कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, बेटा जो ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने से अंदर क्या होगा विद इन द कंडक्टर, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। बेटा कोलिजन से जब उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, जब कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे इसका मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है बेटा वो कम होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, यहां देखिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। बेटा अगर तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हुआ इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, सो इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, उतना रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा आएगा। सो इसका मतलब एट ए हायर टेम्परेचर final resistance R final will be greater than R initial. So in case of conductors, resistance is directly proportional to temperature. Temperature is not, resistance is directly proportional to temperature, यानी resistance किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा उतना रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। ठीक, सो फाइनल टेम्परेचर अगर कोई होगा हमारे पास, वहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो व्हेन एट T फाइनल पे R फाइनल विल बी ग्रेटर देन R इनिशियल, तो बेटा अल्फा क्या होगा, बेटा अल्फा होगा हमारे पास पॉजिटिव। तो बेटा जब भी कभी अल्फा पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। बेटा अगर मैं इसको यहां पे ग्राफ फॉर्म में बना दूं तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो बेटा मैं इसका ग्राफ जो है वो कुछ मैं ऐसे प्लॉट करूंगा। इस साइड में लिखूंगा रेजिस्टेंस, इस साइड में लिखूंगा रेजिस्टिविटी क्योंकि दोनों का वेरिएशन सेम है, इस साइड में लिखूंगा टेम्परेचर, और चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेटा इसीलिए मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा इसके ग्राफ को हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये हम इसका बेटा वेरिएशन बना सकते हैं। ठीक, अच्छा एनसीईआरटी में जो वेरिएशन बनाई गई है कॉपर की, बेटा वो कुछ ऐसी वेरिएशन है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, बेटा यहां पे मैं लिखूंगा टेम्परेचर। बेटा एनसीईआरटी में कुछ ऐसी वेरिएशन है क्योंकि हायर है टेम्परेचर पे फिर ये क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हायर है, दिस इज फॉर कॉपर, जो हमारे पास कंडक्टर है कॉपर के लिए। तो ये भी आप साथ में बनाना कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर कॉपर इज लाइक दिस। एनसीईआरटी में ऐसा बना है क्योंकि एट हायर टेम्परेचर्स ये फिर नॉन लीनियर हो जाता है। ठीक है, बड़ी तेजी से बढ़ता है फिर रेजिस्टेंस। ठीक, इंसुलेटर्स के केस में देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा जब इंसुलेटर्स के केस में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बेटा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, देखिए टेम्परेचर को बढ़ाने से बेसिकली हमारे पास दो बैंड्स होते हैं, आपको पता है। यहां पे एक बैंड होता है जिसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, बेटा यहां पे एक बैंड होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप होती है जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड गैप। इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है बेटा, ये कंडक्शन बैंड है बेटा, इलेक्ट्रॉन सारे यहां होते हैं, फिर यहां ये इजीली से चले जाते हैं, इसीलिए यहां पे कंडक्शन बड़ी इजीली होती है। इंसुलेटर्स के केस में दिस इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स दिस बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यहां तो होती ही नहीं है। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब सेमीकंडक्टर, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इंसुलेटर। लेकिन होता क्या, इलेक्ट्रॉन तो सारे यहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे यहां होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन सारे यहां होते हैं। आपने हीट कर दिया, जो ही आपने यहां पे हीट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़ के कहां चला जाएगा बेटा, ये वैलेंस बैंड छोड़ के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में ये जाएगा, इसका मतलब अब क्या हुआ, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब n जो है n, ये जो n है n बढ़ रहा है बेटा। अगर आपका n बढ़ रहा है तो बताइए मेरे को रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो बेटा इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस घटेगा। सो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटती है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन दिस केस। सो ऐसे वाले केस में क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि आर फाइनल हमारे पास कम होगा, आर इनिशियल ज्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से ये कम हुआ, तो बेटा इनका जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका नेगेटिव होता है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। और बेटा अगर इसके ग्राफ की बात बनाएं, अगर इसका ग्राफ बनाएं हम,
तो बेटा इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स लाइक दिस। ये हमारे पास इसका वेरिएशन है फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटती है। उसके बाद तीसरा बेटा हमारे पास आता है क्या बेटा, तीसरा हमारे पास है एलॉयज। एलॉयज फॉर एग्जांपल निक्रोम है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ बेसिक एलॉयज है, मैग्नीन है, निक्रोम है, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं वायर्स बाकी सारी चीजें बनाने में। एलॉयज का क्या है, एलॉयज की एक प्रॉपर्टी है कि एलॉय जो है, एलॉयज आर मोस्ट, एलॉयज का सबसे अच्छा यही तो है रीजन कि हम एलॉयज, हम वायर्स, व्हाई डू वी मेक वायर्स ऑफ एलॉयज, बिकॉज एलॉयज में एक चीज है, दे आर मोस्टली टेम्परेचर, देयर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इज मोस्टली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी इनकी रेजिस्टिविटी और इनका रेजिस्टेंस इज मोस्टली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बेटा उसका टेम्परेचर पे इतना ज्यादा कोई असर नहीं होता, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे बेटा बहुत कम डिपेंड करती है, ठीक। तो अगर ये टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड करती है, अगर डिपेंड करती भी है, यानी अगर इसमें अल्फा होता भी है, वो पॉजिटिव होता है, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। और बेटा इसका वेरिएशन अगर देखा जाए, दिस इज रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो एक तो इसका वेरिएशन कुछ ऐसा बनेगा कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट, लेकिन एनसीईआरटी में इसका एक और ग्राफ बना हुआ है बेटा, वो कुछ ऐसा है। सो दिस इज रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की वेरिएशन है, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल वेरिएशन, वेरिएशन है बट दैट्स अ वेरी स्मॉल वेरिएशन। सो दिस इज योर, दिस कंप्लीट्स योर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं बेटा, ये सारा क्वेश्चन आपका 5 नंबर 100% इसके 5 नंबर मिलेंगे, कंसिडरिंग कि आप ये सारे ग्राफ्स और आप ये सारी थ्योरी इसमें अच्छे से लिख रहे हो। मैंने तो यहां पॉइंट्स में लिख दी, आपको इसी को अच्छे से लिखना है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं, डिफाइन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास बेसिकली, सपोज करके ये हमारे पास यहां पे एक बैटरी है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास ये, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि ये हमारे पास यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है, दिस इज बैटरी, ठीक है, यहां पे हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है आर। पहले ईएमएफ को समझते हैं। देखो बेटा मसला क्या है कि सपोज हमने यहां पे तो ये एक सेल ले ली, चलो बैटरी मैं बात करूंगा, मैंने यहां पे ये बैटरी ले ली, ठीक, ठीक है, ये मैंने यहां पे बैटरी ले ली, ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये मैंने यहां पे बेटा बैटरी ले ली, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। करंट यहां से जाएगी, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट पॉजिटिव से जाएगी ऐसे, और फिर यहां से वापस आएगी ऐसे। और बेसिक बाय नेचर तो यही होता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड इट कम्स आउट बैक हियर, तो पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव की तरफ। तो अगर मैं इसका थोड़ा एक इलॉबरेटिव स्ट्रक्चर, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए यहां पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यहां पे मैंने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टर आर बना दिया, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। क्या हुआ, यहां से हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे चलती है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट हमारे पास ऐसे चलती है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, तो इसका मतलब यहां पे अंदर भी तो कुछ फ्लो हो रहा है, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है भाई, ये सर्किट तभी तो प्रॉपरली कंप्लीट होगा, होगा नहीं होगा, इसका मतलब यहां अंदर भी फ्लो हो रहा है। देखिए अब हम क्या काम करेंगे, मैंने इस सर्किट को ओपन कर दिया, प्लीज मेरी बात समझिए, मैंने इस सर्किट को ओपन किया, यानी सर्किट इज नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल, बैटरी से सर्किट कोई करंट नहीं ले रहा है। मैंने क्या काम किया, ये मेरे पास यहां पे बैटरी है, मैंने क्या काम किया, सर्किट में से, इसमें से कोई करंट नहीं जा रही है, मैंने यहां पे बेटा एक वोल्ट मीटर लगा दिया इसके पैरेलल में। बेटा मैंने पैरेलल में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। ये यहां पे मेरे पास एक बैटरी है, सेल है, यहां से करंट निकल रही है, जब यहां से करंट निकल रही है, लेकिन यहां आगे मैंने ओपन सर्किट रखा। ओपन सर्किट का मतलब यह है कि सर्किट इज नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम दिस, तो मैंने यहां पे वोल्ट मीटर से मेजर कर दिया कि मेरे को इस बैटरी का पोटेंशियल क्या है। इस टाइम पे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ये सेल का बेटा ईएमएफ होगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहली बात तो इसके बारे में यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेटा ये एक मिसनोमर है। ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स, इसका यूनिट तो न्यूटन होना चाहिए। ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स, इट्स ए मिसनोमर, नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट बेसिकली क्या ये फोर्स है, नहीं है, ये तो एनर्जी है।
which motivates electron to go from negative to positive, lower potential to higher potential. ये तो एक वो ऐसी एक एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोटिवेट होता है चलने के लिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना। हायर से तो लोअर तो वही नेचर जाएगा, बट लोअर से हायर हमें इसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वो जो एनर्जी वहां पे हमें स्पेंड करनी पड़ेगी, विच इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, यानी ये वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर नहीं है, जिसका सिर्फ ये काम है ताकि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करे सर्किट में चलने के लिए फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ताकि हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो। दैट इज योर ईएमएफ। लेकिन इसका डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? डेफिनेशन हम लिखते हैं ईएमएफ इज द पोटेंशियल ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल। ईएमएफ जो है ये बैटरी या सेल का वो पोटेंशियल है जब हमारे पास सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब कोई और डिवाइस सर्किट में नहीं लगा है जो इसके पोटेंशियल को खींच रहा है, जो इसका पोटेंशियल कम कर रहा है। दैट इज योर ईएमएफ। तो ये जो सारी चीजें मैंने बोली बेटा, इनको प्लीज नोट कीजिए। ईएमएफ का जो एसआई यूनिट है बेटा दैट इज वोल्ट। और ईएमएफ कब हम लेते हैं? जब सर्किट बेटा हमारे पास ओपन होता है। नाउ व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? बेटा अब देखिए, मैं इसको यहां पे आपको दूसरी बात बताता हूं। व्हाट इज टीपीडी? टीपीडी मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या चीज है? देखिए बेटा, ये हमारे पास यहां पे रेजिस्टेंस है आर। बेटा ये यहां पे हमारे पास एक बैटरी है, उसका पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है, ठीक है। नाउ सर्किट इज ड्रॉइंग एनी करंट। फॉर एग्जांपल अगर ये 50 वोल्ट का है, इसमें से रेजिस्टेंस में से वोल्टेज बनेगा। सपोज रेजिस्टेंस में वोल्टेज गया 10 वोल्ट का, वो आया कहां से? बेसिकली ये 50 था, इस 50 में से 10 किसने कंज्यूम कर लिया? रेजिस्टेंस बचा कितना? 40। यानी अगर मैं यहां पे इस टाइम पे इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दूं, तो बेटा ये ऐसा होगा कि अगर मैं इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देता हूं तो इस टाइम जो इसकी रीडिंग होगी दैट विल बी वी, दैट विल नॉट बी ईएमएफ। क्योंकि मैंने जैसे आपको एग्जांपल में बताया कि अगर ये 50 वोल्ट है, 10 वोल्ट वी इज इक्वल टू आई आर, यानी 10 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो तो आर में बन गया। 10 वोल्ट का पोटेंशियल आर में बना, 50 में से 10 कम गया तो 40 बना, यानी इस टाइम पे वोल्ट मीटर 40 वोल्ट का रीडिंग दिखाएगा। बिकॉज सर्किट इज ड्रॉइंग करंट एंड अनदर पार्ट इन द सर्किट, सम अदर सर्किट एलिमेंट इज यूटिलाइजिंग दैट पोटेंशियल, वो अपने आप में वो ले रहा है, तो बैटरी में से वो चीज कम हो रही है। तो इसका मतलब हम लिखते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है हमारे पास, इट विल बी लेस। तो कितना कम होगा ये तो सीधी सी बात है। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू, एक तो एक्चुअली जो इसका अपना ईएमएफ है माइनस, बेटा हम इसको लिख देंगे यहां पे माइनस आई टाइम्स आर। अगर मैं इसको मान लेता हूं दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, सो मैं इसको लिखूंगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो बेटा इस चीज का आप ध्यान रखिए कि दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो इसमें से, कंसिडरिंग कि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस अभी मैं नहीं मान रहा हूं, तो ये जो इसमें से ये अपने आप में से जो यूटिलाइज करेगा इसकी एनर्जी, वो इसमें से कम हो जाएगी। सो दिस इज योर, सो इट इज वेरी मच एविडेंट कि V जो है V ईएमएफ से कम होता है, कि V जो है हमारे पास ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज लेस देन E व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग। जब बैटरी डिस्चार्ज कर रही होती है, जब बैटरी चार्ज कर रही होती है तब तो यहीं से हम इसको करंट भेज रहे हैं, तब तो यहीं से हम इसको चार्ज कर रहे हैं, तब तो ये बनेगा V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। तो दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये ऐसा होता है जब डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। तो हमें ये बात याद रखनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये क्लोज सर्किट वोल्टेज है, एंड दिस इज लेस और ये कम है। और बेटा जो हमारी वोल्टेज लिखी होती है, सपोज आप बैटरी लाने गए कहीं पे, उसमें वोल्टेज लिखा है 150 वोल्ट, वो ईएमएफ है, फिर उसी 150 वोल्ट को आगे आगे यूज किया जाएगा, वो बेसिकली उसका वहां पे जो है ईएमएफ दिया हुआ है। सो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? सो वही तो मैंने आपको, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? बेटा देखो जब हमारे पास सेल बनती है, बैटरी कैसे बनती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब जब सेल बनती है तो सेल में क्या होता है? बेटा सेल में हमारे पास, अगर सेल का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल में हमारे पास क्या होता है? आपने पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स। तो बेटा हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है ना बेटा? ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अब इसमें हम क्या ड्रिप करते हैं? एनोड और कैथोड होता है। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे एनोड का प्लेट होता है और ये हमारे पास यहाँ पे बेटा कैथोड का प्लेट होता है। क्या होता है? इसका डिएसोसिएशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो टूट जाता है, फिर आयंस कहां चले जाते हैं? आयंस प्लेट्स पे चले जाते हैं, यहां पे और यहां पे, है ना? तो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, तो आयन जो वो एनोड और कैथोड पे चले जाते हैं। इन आयंस को विद इन द सेल क्या रेजिस्टेंस मिलती है? जो यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस देगा फ्लो ऑफ आयंस को,
That is called internal resistance of cell. So internal resistance of cell is the opposition offered to the flow of ions within the cell. It is opposition offered to the flow of ions within the cell. तो ये जो हमारे पास बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है बेटा हमारे पास? अच्छा बेटा, तो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? सर, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस विद इन द सेल. सेल के अंदर ये चीज होती है. इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है उस पे डिपेंड करता है बेटा. ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे बेटा. ये डिपेंड करता है हमारे पास एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे बेटा. ये डिपेंड करता है हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है. सो इट डिपेंड्स ऑन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास. तो ये कुछ बेसिक चीजों पे हमें डिपेंड करता है. और एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय R. दिस इज द क्या बोलते हैं इसको, रिलेशनशिप बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. वेयर R जो है, R क्या है बेटा? R इज इंटरनल रेजिस्टेंस. R जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा. हमारे पास जो R है, कैपिटल R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. कैपिटल R इज आवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक, तो हमारे पास ये जो V है, इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD. और उसके बाद E जो है हमारे पास है, इसको हम कहते हैं बेटा EMF. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? EMF. सो ये है हमारे पास कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. चलिए बेटा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. स्टेट KCL एंड KVL. नाउ व्हाट इज KCL? बेटा KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ. व्हाट डज KCL मीन? KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ का एक और नाम है बेटा जिसको हम कहते हैं पॉइंट लॉ. इसका एक और नाम है बेटा जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं नोडल एनालिसिस या नोड लॉ. इसको नोडल एनालिसिस भी कहा जाता है. ठीक है. और इसको एक और नाम है बेटा, इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन रूल. ठीक है. तो ये है हमारे पास KCL. क्या कहता है? KCL कहता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई भी ब्रांच है और यहां पे सपोज कोई भी हमारे पास जंक्शन है, ठीक है ना, ये एक जंक्शन है जहां पे n नंबर ऑफ ब्रांच मीट कर रही है बेटा. यहां में करंट आ रहा है I1 बेटा, यहां पे करंट आ रहा है हमारे पास I2. तो उसके बाद क्या होगा बेटा हमारे पास? तो यहां पे जो करंट जाएगा, यहां से सपोज करंट जाएगा I3. तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाला जितना इनकमिंग करंट हो, दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो पहले तो इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि क्या कहता है ये किरचॉफ्स करंट लॉ. तो बेटा किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट करता है बेटा, किरचॉफ का जो करंट लॉ है ये स्टेट करता है क्या कि इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन, जंक्शन पे आने वाला इनकमिंग करंट जो है, इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. इनकमिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. पहली बात तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि जितना इनकमिंग करंट इज इक्वल टू बेटा आउटगोइंग करंट. जितना इनकमिंग करंट आएगा, जितना करंट आएगा यहां पे, उतना ही करंट यहां से वापस जाएगा. यानी यहां पे कोई करंट का एक्यूमुलेशन नहीं होता है. जंक्शन अपने आप में कोई करंट नहीं लेती है. जितना करंट आता है उतना ही करंट यहां से बाहर जाता है. सो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. ये है हमारे पास पहली बात. ठीक, कि जितना करंट यहां पे आएगा उतना ही करंट यहां से बाहर जाएगा. करंट डज नॉट एक्यूमुलेट एट अ जंक्शन. दूसरा algebraic sum of all the currents, algebraic sum of all the currents at a junction, algebraic sum of all the currents at a junction is equal to 0. बेटा इसका मतलब क्या हुआ? is equal to 0. देखिए मेरी बात समझिए आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जंक्शन पे आने वाला जितना भी टोटल करंट है, चाहे वो इनकमिंग करंट है चाहे वो आउटगोइंग करंट है, उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के बराबर होगा. बेटे यहां पे ना लिख लेते हैं मैं क्या बता रहा हूं. देखिए सपोज यहां से करंट आ रही है I1, तो मैंने लिखा I1 प्लस इनकमिंग करंट इज I2, तो मैंने लिखा I2 इट इज इक्वल टू I3. पहली बात तो यही है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. कोई भी चार्ज जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं होता है. जितना चार्ज यहां फ्लो हुआ, जितना चार्ज यहां फ्लो हुआ, इन दोनों का सम यहां से फ्लो हो जाता है. यहां पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता है. सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. बेटा इसका मतलब क्या ये हुआ I1 प्लस I2
माइनस I3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स I1 प्लस I2 प्लस ऑफ माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अब जरा यहां देखिए ये क्या हुआ, ये तो हुआ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और ये क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द करंट, सारी करंट्स का सम, चाहे वो इनकमिंग है चाहे वो आउटगोइंग है, सारी करंट्स का सम एट ए जंक्शन इज 0। सो समेशन ऑफ करंट्स का सम यानी सम ऑफ करंट्स एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। सो बेटा यहां पे इसको लिखिए I टाइम्स I को रन करा दीजिए 1 to n। अगर जंक्शन पे I1 I2 I3 I4 I6 ऐसे आ रहे हैं तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा बेटा वो कितना होगा, 0। इनकमिंग करंट्स होंगी पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट्स होंगी नेगेटिव। सो क्या है, यानी जितना चार्ज यहां आया, जितना चार्ज यहां आया, जंक्शन में चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ, इन दोनों का सम यहां से फ्लो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है बेटा, कंजर्व है, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज वापस चला गया। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो लॉ है किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। दिस इज योर केसीएल, ये है केसीएल। बेटा केवीएल की बात करते हैं। बेटा केवीएल को कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेश लॉ। बेटा इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप लॉ या लूप एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है, देखिए ये वाला लॉ क्या कहता है। दिस लॉ डील्स विद वोल्टेज। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। सपोज ये हमारे पास यहां पे एक बैटरी है, सपोज ये यहां पे हमारे पास बेटा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक। देखो सपोज यहां का पोटेंशियल जो है बेटा वो V है, यहां से करंट आई जा रही है, बेटा यहां से करंट आई जा रही है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो मतलब इसमें पोटेंशियल बनेगा कितना, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें पोटेंशियल बनेगा बेटा V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस R। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि हमारे पास अगर यहां पे एक बैटरी है, ये बैटरी के पास पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल अंदर के सारे सर्किट्स में क्या होगा बेटा, ये पोटेंशियल अंदर के सर्किट्स में डिवाइड होगा। ये पोटेंशियल अंदर जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो एलिमेंट्स वहां पे पोटेंशियल जनरेट करेंगे, वो पोटेंशियल किसका हिस्सा होंगे, वो तो बेसिकली इसी में से कम होता जाएगा। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या स्टेट करता है, किरचॉफ्स वोल्टेज स्टेट करता है एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, एल्जेब्रिक सम ऑफ all the voltage in a circuit is equal to 0। बेटा जी ये है हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास सर्किट में 15 वोल्टेज है, उन सब वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम है बेटा वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। सो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए सर्किट इज इक्वल टू 0। बेटा अगर मैं इसको लिख दूं यहां पे, तो मैं इसको लिखूंगा दिस V इज इक्वल टू V टाइम्स R, यानी दिस V इज इक्वल टू I टाइम्स R, यानी क्योंकि वही तो मैंने बोला कि दिस इज इक्वल टू आई आर। इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो ये बनेगा V माइनस I टाइम्स R इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिखूंगा V प्लस ऑफ माइनस आई टाइम्स आर इज इक्वल टू 0। तो बेटा यही है ना कि ये देखो, ये एक वोल्टेज है, ये दूसरी वोल्टेज है, इसके बाद तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, 10वीं होगी। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए सर्किट इज इक्वल टू 0। बेटा सर्किट में जितनी भी वोल्टेज बन रही है उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। बेटा करंट और रेजिस्टेंस इनटू वो भी तो वोल्टेज होता है, सो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन ए सर्किट दैट इज इक्वल टू 0। इसको लेकिन प्लस लास्ट में V भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली वोल्टेज IR से तो हम नहीं निकाल सकते हैं, बट आप इसको याद रखिए। चले इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये वाला लिखिए। सो ये है बेसिकली हमारे पास लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारे पास यही तो है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए सर्किट इज इक्वल टू 0। सर्किट में जितनी भी वोल्टेज है उन सबका एल्जेब्रिक सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। V इज इक्वल टू IR, V माइनस IR इज इक्वल टू 0, V प्लस माइनस IR इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर एल्जेब्रिक, दिस इज योर KVL। अच्छा अब होता क्या है बेसिकली अगर कभी भी कोई चीज 0 के बराबर होती है, उनका सम अगर 0 के बराबर होता है, इसका मतलब कोई ना कोई टर्म अंदर कांस्टेंट रह रही है।
तो इसका मतलब बेसिकली पोटेंशियल किस वजह से आता है? एनर्जी की वजह से आता है। तो हम ये कहते हैं कि जितनी एनर्जी इसमें, ये अपनी ही एनर्जी सारे एलिमेंट्स को अंदर बांट देगा। सो दैट मीन्स दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा ये जो लॉ है ये किस पे बेस्ड है? बेटा इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये कहता है कि जितना एनर्जी यहां पे सिस्टम में बन था वही आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली अलोंग ऑल द एलिमेंट्स। दिस इज आवर केवीएल या मेश लॉ, जिसको हम कहते हैं बेटा लूप लॉ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड यूज किरचॉफ्स लॉ टू डिराइव द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास एक अरेंजमेंट है। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बेटा हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जो हमारे पास क्या करता है, जो हमें एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करके देता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इन अरेंजमेंट, it's an arrangement with the help of which we are able to find the value of an unknown resistance। तो बेटा ये इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे बना होता है? तो बेसिकली यहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है, बेटा यहां पे दूसरी रेजिस्टेंस होती है, बेटा यहां पे तीसरी रेजिस्टेंस होती है, यहां पे बेटा हमारे पास चौथी रेजिस्टेंस होती है। बेटा यहां पे हम गैल्वानोमीटर रख देते हैं। तो बेटा यहां पे हमने गैल्वानोमीटर रखा, इसको हम यहां पे कनेक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ। तो बेटा हमने इधर कनेक्ट कर दिया इसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ। बोलिए ठीक है यहां तक? चल, यहां से देखो प्लीज समझ लेना, यहां से बेटा करंट आएगी आई, यहां से करंट आई आएगी। सपोज यहां से करंट जा रही है बेटा, फॉर एग्जांपल चलो यहां से करंट जा रही है बेटा I1, तो यहां कितनी जाएगी सर? I माइनस I1। अगर यहां से I आ रही है, यहां जाएगी I1, तो बेटा यहां से जाएगी I माइनस I1। अब I1 यहां जाएगा, यहां भी तो कोई ना कोई पोर्शन जाएगा, इसको हम कहेंगे बेटा IG, गैल्वानोमीटर करंट। यहां आया I1, इसमें से एक गया यहां IG, तो यहां कितना गया? यहां गया बेटा I1 माइनस IG। एक मिनट, इसको यहां लिख लेते हैं। तो बेटा यहां जो करंट गई, यहां कितनी करंट गई? तो बेटा यहां करंट गई I1 माइनस IG। उसके बाद ये I1 माइनस IG का करंट यहां आएगा, I माइनस I1 यहां आएगा, यहां से IG आएगा, मतलब यहां जो करंट आएगा वो आएगा I माइनस I1 प्लस IG। I माइनस I1 प्लस IG यहां से जाएगा I1 माइनस IG। देखिए I1 प्लस I1 माइनस IG प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहां वापस कितना करंट जाएगा बेटा? वापस करंट जाएगा I। इस रेजिस्टर का हम नाम रखते हैं P, इस रेजिस्टर का नाम रखते हैं Q, इसका नाम रखते हैं R, बेटा इसका नाम रखते हैं S। दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। S इज एन अननोन रेजिस्टेंस, S का हमने वैल्यू निकालना है। This is the arrangement of a Wheatstone bridge. S is an unknown resistance and we have to find the value of S. बेटा हमें S का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास Wheatstone bridge। कि Wheatstone bridge is an arrangement of four resistances placed in the form of a bridge. Galvanometer is connected between the two ends के बीच में, और दो ends के बीच में बैटरी, और इन दो ends के बीच में गैल्वानोमीटर। इनमें से एक रेजिस्टेंस अननोन होता है, उसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम फाइंड करते हैं यूजिंग Wheatstone bridge। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये व्हाट डू वी मीन बाय द बैलेंस्ड कंडीशन इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज? देखो बेटा बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है? बेटा बैलेंस्ड कंडीशन होता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हेन वी से दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, वी मीन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? वी मीन कि अगर मैं सपोज करके ये पॉइंट ए ले रहा हूं, देखिए बेटा अगर मैं इस पॉइंट का नाम यहां पे फॉर एग्जांपल बेटा इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं मैं बेटा पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं मैं पॉइंट बी, इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं मैं पॉइंट सी, इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं मैं पॉइंट डी। गैल्वानोमीटर में से तो करंट जा रही है, मैं क्या करता हूं इस वेरिएबल रेजिस्टर में हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इसमें हम ऐसा चेंज करते हैं, इसको हम वहां पे लाते हैं जहां पे मेरे को गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाए। तो यहां पे आप ये देख लेना, पहली बात तो इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इट? इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये कि हम इस क्यू में ऐसे चेंज लाते हैं कि गैल्वानोमीटर में से कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए। जब ऐसा होगा मतलब क्या हुआ कि गैल्वानोमीटर में से डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। गैल्वानोमीटर में से जब डिफ्लेक्शन नहीं आएगी मतलब IG जो है वो जीरो आएगा। बेटा गैल्वानोमीटर की जो करंट है IG दैट विल बी जीरो, विच मींस कि यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस एट बी यानी पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, यानी पोटेंशियल एट बी विल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो IG 0 होगा। और जब ऐसा होगा वी विल से दैट ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, एंड व्हेन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन P by Q becomes equal to R by S। तो बेटा P by Q किसके बराबर हो जाता है फिर R by S के, जब ब्रिज चला जाता है बैलेंस्ड कंडीशन में। बेटा जो ही ब्रिज चला गया बैलेंस्ड कंडीशन में तो P by Q बन जाता है इक्वल टू R by S। P by Q becomes equal to R by S। This is the basic of Wheatstone bridge। Now we have to prove using Kirchhoff's law। हमें ये प्रूव करना है कि P by Q becomes equivalent to R by S, ये हमें प्रूव करना है यूजिंग Kirchhoff's law। तो बेटा देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बेटा यहां हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक, देखो बेटा जी, ये हम बैलेंस्ड कंडीशन हमने समझ लिया, बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है। चलिए बेटा एक काम करते हैं, देखिए नंबर 1 मैं एक काम करता हूं, सपोज मैंने ना ये लिया लूप, दिस इज द लूप, दिस इज द लूप, सो आई एम कंसिडरिंग लूप ए बी डी ए। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं बेटा लूप ए बी डी ए, आई एम कंसिडरिंग लूप ए बी डी ए। चलिए बेटा लूप ए बी डी ए को हमने कंसिडर किया, ठीक, ए बी डी ए। अगर मैंने माना कि मैं सपोज मैं ले रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट में ये ले रहा हूं, मेरी मर्जी है, ये अपनी मर्जी होती है केवीएल लगाने के टाइम, तो ये मैंने माना डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट और पाथ, मैंने तो पाथ ये माना ना, जिस पाथ में मैंने माना कि करंट चल रही है वो मैंने ये माना। अगर पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम है तो आप साइन नेगेटिव लेना, अगर अपोजिट है तो साइन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, देखिए यहां से मैंने ऐसे माना, ये मैंने लूप ऐसे माना। अब देखो पाथ तो ऐसे, इसको मैं थोड़ा सही से बनाता हूं, देखो बेटा ऐसे बनाता हूं मैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे देखिए ये मैंने पाथ माना, ये I1 और पाथ सेम, तो इसमें वोल्टेज बनेगा कितना I1 इंटू पी, इसको मैं लिख लेता हूं नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा माइनस I1 इंटू पी। तो भाई हम केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज मीन्स करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये बना I1P। चलिए यहां आगे जाएंगे, ऐसे नीचे करंट भी नीचे आ रही है, ये भी नीचे आ रही है, तो मैं इसको लिखूंगा IG इंटू इसका रेजिस्टेंस मैं मानता हूं कैपिटल G, तो मैं लिखूंगा माइनस IGG। ठीक, चलिए आगे ऐसे जा रहे हैं ऊपर, देखो हम तो ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है, तो अब साइन लेंगे पॉजिटिव, तो मैं लूंगा प्लस I माइनस I1 इंटू Q बिकम्स इक्वल टू 0, बिकम्स इक्वल टू 0। बेटा हमने तो माना कि बैलेंस्ड कंडीशन के टाइम IG कितना होता है 0, विच मीन्स माइनस I1P इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस I1 ऐसे लिखूंगा मैं इंटू Q। बेटा माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये बनेगा I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई Q। चलिए इसको यहीं पे रख देते हैं, ये बनता है बेटा इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा अप्लाइंग केवीएल, अब हम केवीएल लगाते हैं किस लूप में, BCDB। सो अप्लाइंग केवीएल इन लूप, चलिए अप्लाइंग केवीएल इन लूप, अब हम केवीएल लगाते हैं किस लूप में बेटा, BCDB, इस लूप में हम लगाते हैं बेटा केवीएल। तो क्या होगा, चलिए ये है हमारे पास पाथ, प्लीज पाथ को एक बार फिर देखिए, पाथ को एक बार फिर नोटिस कीजिए बेटा, देखिए पाथ को कैसे क्या कैसे बनाए हम। ये है बेटा हमारे पास जो हमने पाथ कंसिडर किया है, तो ये क्या बनेगा, ये पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम, I1 माइनस IG इंटू R माइनस में, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू R हो गया ये। चलिए आगे चलिए आगे चलिए, ऐसे करंट आ रही है ऐसे, तो प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस लिखेंगे बेटा I माइनस I1 प्लस IG इंटू S हो गया ये आ गया, ये आ गया। आगे जाएंगे ऐसे ऊपर, करंट यहां से आ रही है तो प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस IGG, क्योंकि IG इज द करंट, G इज द रेजिस्टेंस, तो प्लस IGG, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। बेटा जहां जहां IG दिखा उसको 0 करो, इस IG को 0 करो, इस IG को 0 करो, इस IG को 0 करो। चलो 0 कर देते हैं, बताओ क्या बनेगा, माइनस I1R प्लस I माइनस I1 इंटू S, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। बेटा इसको उस साइड लेके जाओ, माइनस I1R
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई माइनस आई वन इंटू एस। बेटा ये बना हमारे पास इक्वेशन सेकंड, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये बना इक्वेशन सेकंड। चलिए बेटा डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो कीजिए यहां पे डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो बेटा क्या बनेगा जब हम फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू क्यू। आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू क्यू। और यहां पे क्या है हमारे पास, आई वन आर इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस। बेटा डिवाइड करेंगे, ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, ये बनेगा P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, विच विल इंप्लाई P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। और ये हमने बैलेंस्ड कंडीशन को प्रूव कर दिया, P बाई क्यू R को यहां लिया। दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, और यही है हमारे पास, हमने इसको प्रूव कर दिया यूजिंग KVL। बेटा 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, अगर 5 का नहीं आएगा 3 का आएगा, सेम यही डायग्राम यही प्रोसेस लिखना है, आपके डेफिनेटली पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। नाउ इसमें से S अननोन है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। चलिए देखते हैं। ए 10 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 5 मिनट्स, मतलब हमें टाइम कितना दिया गया है, 5 मिनट दिया गया है। तो बेटा 5 मिनट दिया गया है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर दोगे आप सेकेंड्स में। एक बात तो ये, कूलम चार्ज यानी करंट आपको दिया गया है 10 कूलम का, आपको रेडियस ऑफ द वायर यानी पाई जो है वो आपको दिया गया है 1 mm, रेडियस ऑफ द वायर 1 mm दिया गया है, मतलब एरिया किसके बराबर होगा, सॉरी ये रेडियस है बेटा, रेडियस ऑफ द वायर आपको दिया गया है 1 mm, रेडियस ऑफ वायर 1 mm है, तो इसका मतलब जो हमारे पास एरिया होगा, तो एरिया किसके बराबर होगा, इसको कन्वर्ट कर देना, तो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इट कंटेन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास दिए हैं बेटा वो दिए हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर, दिस इज 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, आपको निकालनी है, आप कैलकुलेट करंट। अच्छा चार्ज दिया है 10 कूलम का, बेटा चार्ज दिया है 10 कूलम का, हमें क्या निकालना है, एक तो हमें करंट निकालना है और हमें बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोसेस होगा इसका। तो बेटा क्या होगा अब इसमें, तो हमें क्या निकालना है, एक तो करंट निकालनी है और बेटा हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। बेटा करंट किसके बराबर होता है, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना दिया गया हमें, बेटा चार्ज दिया गया हमें 10 कूलम का, तो लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया गया 5 मिनट, 5 मिनट मतलब कितना हुआ 5 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये कितना बनेगा, ये होगा 0, ये होगा 0, 6 5 जार इज 30, तो ये बन जाएगा 1/30 एम्पियर। बोलो ये तो बनेगा, तो 1/30 एम्पियर इज अवर क्या करंट। ठीक है बेटा, तो ये 1/30 एम्पियर बनेगा। देखिए करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज हमारे पास 10 कूलम, 10 कूलम का चार्ज 5 मिनट में, तो ये आ गया ये। अब हमें क्या निकालना है, तो करंट तो हमने निकाल दिया, अब हमें निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन क्या है, I इज इक्वल टू NEAVD, सो विच मींस हमारे पास यहां से तो VD आ जाएगा। चलिए देखते हैं I कितना है, सर I इज हमारे पास 1/30, तो 1/30 इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी क्या है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी हमारे पास इट कंटेन्स 5 इंटू 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए मीटर क्यूब में क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हुआ 10 पावर -2, 10 पावर -2, 10 पावर -2, 10 पावर -2, दैट इज क्यूब है ना, तो 10 पावर -2 का होल क्यूब दैट इज 10 पावर -6। जब वो ऊपर जाएगा 10 पावर -6 मीटर क्यूब, जब वो ऊपर जाएगा वो बनेगा 10 टू द पावर 6, मतलब जो हमारे पास n होगा वो होगा 5 इंटू 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 6 पर मीटर क्यूब। आपको मेरी बात समझ में आ रही, क्योंकि डिवाइड में है ना 10 पावर -6, वो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो लिखिए यहां पे n की जगह कितना, 5 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब इंटू इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू एरिया। व्हाट इज एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1 mm, 1 mm मीन्स 10 पावर -3 मीटर्स, तो पाई आर का स्क्वायर विच मीन्स पाई इज 22/7, तो 22/7 या 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी 10 पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई VD। बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, करंट इज 1/30, n इज 5 इंटू 10 पावर 22 पर मीटर क्यूब, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, R इज 10 पावर -3 मीटर्स, उसी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई VD। इसको सॉल्व करेंगे बेटा VD आ जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेटा 3 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत डेफिनेटली ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बताऊंगा जिसको आप दिमाग में रखेंगे, वो ये है,
क्वेश्चन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेके बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ये क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। देखिए बेटा, स्ट्रेचिंग के टाइम हमारे पास रेजिस्टेंस होता किसके बराबर है? R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाई A, ठीक है ना। हम क्या करते हैं बेटा, हमने लेंथ को ऐसे स्ट्रेच किया। सपोज ये हमारे पास वायर है, हमने वायर को क्या कर दिया, हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स। हमने लेंथ बढ़ा दी, हमने इसको स्ट्रेच किया। बेटा हमने वायर को स्ट्रेच किया। हम ये बात लेकिन समझते नहीं है कि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं ना, वी ऑल्सो ब्रिंग चेंज इन द एरिया। तो लेकिन वो अब हम क्या करेंगे, जब मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सपोज इस हिसाब से अगर मैंने लेंथ को ट्वाइस किया तो रेजिस्टेंस ट्वाइस होगी। बट बेसिकली एरिया में भी तो चेंज आ रहा है, क्योंकि जब हम उसको आगे खींचेंगे वो वायर जो वो पतली होती है। तो बेटा प्लीज एक बात आप दिमाग में रखिए, जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं हम इस इक्वेशन का यूज नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई एल कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई एल कर देते हैं। एरिया इंटू लेंथ बनेगा वॉल्यूम। सो रेजिस्टेंस आता है बराबर रो टाइम्स लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। बेटा रो इज रेजिस्टिविटी, दैट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। सो आर बिकम्स इक्वल टू रो अपॉन वी इंटू एल का स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। मतलब अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया 2 टाइम्स तो उसका लेंथ बढ़ेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स। अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया 4 टाइम्स तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा 16 टाइम्स। अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया 10 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा 10 इंटू 10 100 टाइम्स। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। इसके बेसिस पे जेके बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग। इसी के साथ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है। एंड नाउ विल, और मैं आपको ये गारंटी दूंगा जितना मैंने आपको इसमें ये बताई हुई है ये सारी चीजें, आप इसी को फॉलो कीजिए, आपको फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, जो मैंने बोला दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। चलिए बेटा, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।